नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेरिया 7500 बुक का आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 76 को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तीन चारों में से झील जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कौन होते हैं? ये होते हैं पादप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो ये त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इनमें से CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम कौन सा होता है? ये सौर सेल होता है। तो सोलर एनर्जी जो होता है वो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, ना ही कोई पोल्यूशन छोड़ता है, ना ही कोई विकिरण छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, और जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। बिल्कुल सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, लागत प्रभावी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये है तंजानिया में। 7 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन नंबर डी। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो वर्षा आते हुए पश्चिमी घाट से आती है और लौटते हुए तमिलनाडु में बारिश करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो जब आप अफ्रीका का नक्शा देखेंगे तो इस तरह हॉर्न लिखना हुआ है। इसमें प्रमुख कितने देश है? लगभग 4 देश है। एक है सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। तो इसमें बरमूडा अफ्रीका में तो है ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? काजू की खेती के लिए जो प्रयुक्त होता है वो लेटराइट मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था कब? ये किया गया था 1983। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से कौन सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? किसको? तो किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? ये तृतीयक को बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको स्थिर दाम पर नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्ट यानी कि इविल ऑफ ऑल इविल कहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है जब नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देते हैं और इमदाद को प्लस कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस में से सुनिश्चित की गई है? ये DPSP में किया गया है। DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो 18 नंबर क्वेश्चन है कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा महान्यायवादी। ये महान्यायवादी को अधिकार है कि किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये है 84वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि 2026 तक लोकसभा या राज्यसभा की सीटों में कोई भी संख्या की वृद्धि या परिवर्तन नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति
किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये कौन सा आर्टिकल में कहता है? ये आर्टिकल है 53, ऑप्शन नंबर बी। 20 का हो जाएगा बी। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार हो सकता है। 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है किसी 2 सत्र के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। सिर्फ साधारण बहुमत से किसी भी राज्य को बना सकते हैं, बॉर्डर को खिसका सकते हैं, तोड़ के दूसरा बना सकते हैं, ये सभी मात्र साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी कि शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार। किसमें? भारत में। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? ये कब किया गया था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, भारत में। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो देन है किसकी? अमेरिका की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और ये हुआ था 1787 में लिखाया था। और लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन बना? अमेरिका बना। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और 1250 ईस्वी में इसको बनाया गया था। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसी का था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक रहा। और इसका जो शासनकाल था वो मदुरई तक था। मंगोलों के आक्रमण को सफलतापूर्वक भी इसने रोका था। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर के क्या बोलते थे? इसको जजिया बोलते थे। ऑप्शन नंबर डी। शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्री पर विचार कीजिए। तो इसमें बारबोसा जो है ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर 4 किसमें? केवल सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख गजबेटकर, ये राजबेटकर ने गजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया जाता है? तो किसको किया जाता है? ये किया जाता है देवराय द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी। गिरनार अभिलेख यानी कि गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासन से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख यानी कि जूनागढ़ अभिलेख, तो ये रुद्र दमन से संबंधित है। और इसमें विषय क्या था? विषय था सुदर्शन झील का मरम्मत करने का विषय था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है? शैव मत मतलब शिव के उपासन करने वाले लोग। तो इसमें पाशुपत है शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष के तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ये क्रिप्स का कथन है। ये कथन है स्टोफर्ड क्रिप्स का। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था अपना पहला जन आंदोलन, जिसको बोला जाता है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मिट्टी बचाओ जो आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ है एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। कब हुआ था? 1977 में। और डैम कौन सा था? डैम था तावा डैम। तावा डैम के बनने से वहाँ के किसान लोग को बहुत परेशानी था। जो सॉइल है यानी कि मिट्टी है उसमें लवणता की मात्रा यानी कि सल्टिनिटी बढ़ जा रही थी, जिस कारण मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? यानी कि प्रथम बार गांव में अधिवेशन कौन सा हुआ? तो 1936 का अधिवेशन जो हुआ फैजपुर महाराष्ट्र कब हुआ? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।
शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल हमेशा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के में किस समस्थानिक यानी कि आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं हम लोग ब्लड कैंसर के नियंत्रण के लिए, ब्लड कैंसर के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आप देखे होंगे AbLp, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इस क्रम में जाएंगे तो कार्बन का परसेंटेज घटेगा, यानी कि एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो नाफ्टा क्या है? नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा। और इसमें सदस्य देश कौन सा है? तो नॉर्थ अमेरिका के जो देश है बड़े बड़े, वो है USA, कनाडा और मैक्सिको। ये तीनों में ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है 0% पे, यही नाफ्टा है। तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1994 से स्थापना हुआ था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम हो गया USMCA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी। 44 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर का दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर बी। भू स्थिर ग्रह उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है? नहीं। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर नहीं करता है। ध्रुव के ऊपर घूमता है? बिल्कुल नहीं, एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय पथ पर वेग एक समान नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। तो चाल अगर समान चाल से चलती है तो वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल द्वारा बनता है पार्श्व उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये सिद्धांत कौन सा है? ये गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा को परिवर्तित करता है, किसको किस में करता है? तो ये करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब बैटरी में हम बाहरी करंट देते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा जब देते हैं तो उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके स्टोर करके रखता है। लेकिन वहीं जब वोल्टीय सेल का बात करेंगे तो वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम लोग स्मरणीय तत्व को देखेंगे। इसमें है, शुरू करते हैं कि भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ये बात था 1994 का, और 17 मई को कालीकट के तट पे पहुंचे वो। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, और फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ही चालू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद है कि फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने किससे गोवा को जीता था? तो ये जीता था यूसुफ आदिल शाह से, जिस कब 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यावसायिक कोठरी कहाँ खोली? कोची में खोली। लेकिन डचों ने अपनी पहली कोठरी कहाँ खोली? मुंशीपट्टनम ने खोली। पुर्तगालियों ने कोची में और डचों ने मुंशीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापार कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी सूरत में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को कहाँ दी गया था? सूरत में। डचों ने प्रथम कहाँ खोला? मुंशीपट्टनम में। और पुर्तगालियों ने कहाँ खोला? कोची में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य में बेधरा युद्ध कहाँ हुआ? कब हुआ? 1759 में बेधरा का युद्ध हुआ। इसके बाद डच का शासन खत्म हो गया भारत में।
फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध कहाँ कब हुआ? ये 1760 में हुआ और यहाँ पे फ्रांसीसी का भी अधिकार बहुत कम हो गया। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे 1609 में। और गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया गया 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1615 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था कब? 1661 में। पुर्तगालियों ने दिया था किसको? चार्ल्स द्वितीय को, जो कि अंग्रेज के राजकुमार थे, उसको दहेज में बम्बई दे दिया 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। अगर कंपनियों के आगमन का अगर वो काल देखेंगे तो पुर्तगाली आए 1498 में, अंग्रेजी आया 1600 में, डच आया 1602 में, डेनिश आया 1616 में और फ्रांसीसी आया 1664 में। पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी 1600, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी आया 1664 में। युद्ध है प्रथम कर्नाटका युद्ध। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ था 1746 से 48 में, 2 साल में चला था। और ये संधि कौन सा था जिसे समाप्त हुआ? तो ये था एला सापल की संधि। द्वितीय जो युद्ध हुआ कर्नाटक वो हुआ था 49 से 54 तक, यानी कि लगभग 5 साल चला। ये पौंडीचेरी के संधि से समाप्त हो गया। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था वो चला था 56 से 63, 1756 से 63 तक चला। पेरिस के संधि से समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 46 से 48 और सापल की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक 49 से 54 पौंडीचेरी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63 और पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गया। वहीं अगर मैसूर युद्ध देखेंगे तो मैसूर युद्ध हुआ 4 युद्ध। और चारों जो युद्ध हुआ, ये हुआ प्रथम युद्ध हुआ 1767 से 69 और मद्रास के संधि के तहत ये समाप्त हुआ। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 और मैंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ। और वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय वायसराय था, यानी कि गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1799 में हुआ और लॉर्ड ब्रेजरी इस समय गवर्नर जनरल था। और इसी में मृत्यु होगा किसका? टीपू सुल्तान का। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे 77 नंबर सेट के साथ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।